हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2014 का पेपर जो कि फरवरी के मंथ में हुआ था। दो पेपर हुए थे, एक पेपर आपका 16 तारीख को और दूसरा पेपर आपका 23 तारीख को हुआ था। इन दोनों पेपर के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश के सेक्शन में पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the four alternative choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे या आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका आपको आंसर वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अब इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो सेंटेंस बनेगा 100 वर्ष की अवधि पूरी करना। मतलब जिसकी एज 100 साल से ज़्यादा हो जाती है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ही आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा सेंटेनियल, जिसका मतलब होता है शताब्दी। दूसरा ऑप्शन है हमारा सेंटूरियन, जिसका मतलब होता है सूबेदार। तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंट्यूरी, जिसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पौधों का नाम। और चौथा ऑप्शन है आपका सेंटेनेरियन, जिसका मतलब होता है शतायु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंटेनियल। सेंटेनियल ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एनिमल्स that can live on land and water, मतलब जानवर जो ज़मीन और पानी पर रह सकते हैं। ऐसे जानवर जो पानी पर भी रह सकते हैं और साथ ही साथ ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव। अब ये वो जानवर होते हैं जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल। दूसरा ऑप्शन है एक्वेटिक, जिसका मतलब होता है जलीय। अब देखिए, जल से पता चलता है कि ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखिए पैरासिटिक। ये वो जानवर होते हैं परजीवी जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं। ठीक है, दूसरों की बॉडी पर रहते हैं, तो ये पैरासिटिक हो गए। और तीसरा ऑप्शन है हमारा एम्फीबियंस, उभयचर। मतलब ये वो जानवर होते हैं जो पानी पर भी रहेंगे और साथ ही साथ ज़मीन पर भी रहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एम्फीबियंस। ऐसे आप पेपर को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सारे वर्ड का हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। ठीक है, मानचित्र और चार्ट बनाने की कला को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है ना, जो चार्ट्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, उस कला को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कैलीग्राफी, जिसका मतलब होता है सुलेख। दूसरा ऑप्शन है हमारा पैलियोग्राफी, जिसका मतलब होता है प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है हमारा मेटलर्जी, जिसका मतलब होता है धातु क्रम। और चौथा ऑप्शन है कार्टोग्राफी, जिसका मतलब होता है नक्शा नवीसी। नक्शा नवीसी। अब देखिए, नक्शा से ही पता चल रहा है कि ये वो होंगे जो मैप्स यानी कि जो चार्ट और मैप्स की डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे हिंदी वर्ड से पता चला, आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अ गेम इन विच नो वंस विन्स। एक ऐसी गेम जिसके अंदर कोई भी नहीं जीतता हो, तो उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता। तो ऑप्शन आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब खींचना। अब देखिए, यहाँ पे खींचना दूसरा वर्ड है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा एब्सोलीट, जिसका मतलब होता है पुराने ढंग का। जो चीज़ पुरानी हो जाती है, पुराने कल्चर, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। उसके बाद लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी। तो एक ही ऑप्शन हमारा बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ड्रॉ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ आपको वर्ड दिया गया है खींचना। अगर हम कोई चीज़ खींचते हैं, जैसे
एक कुआं है, ठीक है, अगर कुएं में से हम पानी खींचते हैं तो उसको भी हम ड्रॉ कहते हैं। तो यहाँ पे खींचना उस सेंस में नहीं है, ठीक है। ड्रॉ मतलब होता है जो मैच कोई जब नहीं जीतता, ठीक है, दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं जीतता तो उसको तब हम ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ ग्राउंड। शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द ग्राउंड, इसका क्या मतलब होगा? ज़मीन का हिलना डुलना, ज़मीन का हिलना डुलना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा ट्रेमोर, जिसका मतलब होता है भूकंप के झटके। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिवर, जिसका मतलब होता है थरथराहट। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वाइब्रेट, जिसका मतलब होता है कांपना। चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑसिलेट, जिसका मतलब होता है हिलाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, भूकंप के झटके। जब भूकंप के झटके आते हैं तो हमारी ज़मीन हिलने लगती है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रेमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लाइबल टू ईजिली ब्रोकन, आसानी से तोड़ा जा सके। जिस चीज़ को हम लोग आसानी तो तोड़ देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिस पे लाइट आर या पार हो जाती है उसको पारदर्शी कहते हैं। दूसरा ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भिंगुर, ठीक है। अनहेल्दी, बीमार। ओपेक, ओपेक मतलब अपारदर्शी, मतलब जिस पे लाइट पार नहीं हो सकी, इसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ब्रिटल, भंगुर, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब पौधों के संरक्षण के लिए एक कमरा या भवन, ठीक है, पौधों के संरक्षण के लिए एक कमरा या भवन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्लांटेशन, मतलब पेड़ लगाना। दूसरा है फार्म यार्ड, जिसका मतलब होता है खेत के आसपास का घेरा। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रीन हाउस, जिसका मतलब होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस एक कैसा होता है कि एक जगह होती है ऐसे, ठीक है, वहाँ पर चारों तरफ से प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। और एक है हमारा प्लांटेन, इसका मतलब होता है केला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन हाउस। एक हाउस है जहाँ पर चारों तरफ से प्लांट्स, पौधे उगाए गए हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। उस कमरे को या भवन को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस, ठीक है। चारों तरफ से उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बड़ी संख्या में मछलियों एक साथ तैरती हैं, उसे हम लोग कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ मछली, मतलब ग्रुप ऑफ फिश एक साथ तैर रही हो, तो उस झुंड को क्या कहते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ट्रॉप, मतलब मंडली। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्वैन, मतलब झुंड। उसके बाद लिटर, लिटर मतलब कूड़ा। और चौथा ऑप्शन है शोल, इसका मतलब होता है मछलियों का समुदाय। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, शोल, ठीक है, मछलियों का समुदाय। देखिए मैंने हर वर्ड की यहाँ पे हिंदी में मीनिंग आपको दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। आप अगर उसकी नोट्स बना रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, ये बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। तो एक बार आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया तो आराम से पेपर को आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, ठीक है, एक बैठक में चर्चा की जाने वाली चीज़ों की एक सूची। मतलब एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर किस टॉपिक पे वो मीटिंग होने वाली है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस टॉपिक को क्या कहते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हमें इस मीटिंग में बात करनी है, ठीक है। उस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं वो पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, मिनट्स, मिनट्स का मतलब विवरण। अब ये वो वाला मिनट्स नहीं होता जो हमारी घड़ी के अंदर होता है, नहीं, वो वाला मिनट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगला है इश्यूज़, इश्यूज़ का मतलब होता है समस्याएं। उसके बाद है एजेंडा,
मतलब कार्य सूची, और चौथा ऑप्शन है हमारा डेटा मतलब आंकड़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एजेंडा। ठीक है, कार्य सूची मतलब किस किस टॉपिक पे क्या क्या डिस्कशन होने वाला है उसको हम लोग कहते हैं कार्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स। ठीक है, अनेक कोणों या भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हेक्सागोन मतलब षटभुज, दूसरा है ऑक्टागन जिसका मतलब होता है अष्टकोना, तीसरा ऑप्शन है पॉलीगन जिसका मतलब होता है बहुभुज, और चौथा ऑप्शन है पेंटागन जिसका मतलब होता है पंचकोण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो बहु से ही मतलब पता चल गया, बहु मतलब क्या होता है? मैनी। ठीक है, तो इसी से पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा पॉलीगन जिसकी बहुत सारी एंगल्स और साइड्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर के अंदर टोटल 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए, टोटल 10। ठीक है ना, एक पेपर के अंदर 5 और दूसरे पेपर के अंदर ही 5, तो टोटल हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। ठीक है, ऐसे मैंने आपको 10 के 10 आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम का मतलब होता है मुहावरे, ठीक है, और फ्रेजेस का मतलब कहावत। ठीक है ना, वो पूछा जाता है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड ईडियम एंड फ्रेज। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ऑब्लिक फ्रेज। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, या आपको डायरेक्टली ईडियम फ्रेजेस दिए जाएंगे जो बोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, बोल्ड मिलेंगे, उस ईडियम फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उस ईडियम फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है कि क्या उसका मीनिंग है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा टुक टू हर हील्स। टुक टू हर हील्स, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है। कभी कभार क्या होता है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर भी ईडियम फ्रेजेस डाल के देते हैं वो लोग, तो यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बेंट डाउन मतलब झुकना, दूसरा ऑप्शन है हमारा रन ऑफ मतलब भाग गया, भाग जाना। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है किक्ड ऑफ हर शूज़ मतलब उसके जूते उतार दिए, और चौथा ऑप्शन है रब्ड हर हील्स मतलब उसकी एड़ियाँ रगड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 रैन ऑफ। टुक हर हील्स का मतलब भाग जाना, भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वास प्लेन सेलिंग। वास प्लेन सेलिंग, ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है वाज वेरी इजी, बहुत आसान था। ठीक है, वॉज कॉम्प्लिकेटेड, जटिल था मतलब बहुत कठिन था। ठीक है, वॉज कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी था। अब ये थोड़ा वर्ड ही अजीब सा है तो इसका आप खाली यही देख लीजिए, वॉज कॉम्पिटिटिव। अभी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, वाज अनकंफर्टेबल मतलब असहज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 वाज वेरी इजी, बहुत आसान था। वाज प्लेन सेलिंग का मतलब हो गया बहुत आसान था। ठीक है, अब इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करा जाता है वो हम ये भी देखना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी, अभी अलग सा ही वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। स्ट्रक बाय थंडर। स्ट्रक बाय थंडर मतलब वज्रपात से मारा। थंडर मतलब क्या होता है? जो बिजली कड़कड़ाती है उसको हम लोग थंडर कहते हैं, तो वज्रपात ये इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पीस ऑफ बैड लक, दुर्भाग्य का एक टुकड़ा। ठीक है, अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग, प्रकाश का एक चमक। अ कंप्लीट सरप्राइज, एक पूर्ण आश्चर्य। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एक पूर्ण आश्चर्य, अ कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, एक पूर्ण आश्चर्य,
अ कंप्लीट सरप्राइज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हो ना तो कभी कभार आपको हिंदी में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये के जो हिंदी दी जाती है ना ये पूरी आपको एग्जैक्ट हिंदी देते हैं। कुछ वर्ड्स तो आपने पहली बार सुनोगे हिंदी में ही, है ना। कुछ देखिए ऐसे मैंने पहली बार अभी जैसे पिछला वर्ड आया था वो ये जो अभी पिछला वर्ड था हमारा ये प्रतीस, ये देखिए ये वर्ड अभी भी मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रोनाउंस करने नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए मैं इंग्लिश से पता लग गया मुझे कि वॉज कॉम्पिटिटिव, तो इससे पता चल गया क्या रिलेशन बना रहा है ये, ठीक है ना। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो वर्ड पे मत जाइए, उसका सेंस निकालिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। डिफ़िकल्टी एट द स्टार्ट, शुरुआत में कठिनाइयाँ। डिफ़िकल्टी एट द एंड, अंत में कठिनाइयाँ। डिफ़िकल्टी एट द टाइम, उस समय कठिनाइयाँ। प्रॉब्लम विद माई टीथ, मेरे दांतों में समस्या। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिफ़िकल्टी एट द स्टार्ट, शुरुआत में कठिनाइयाँ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल, ऑप्शन देखते हैं। पहला, यूजिंग अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों का प्रयोग करना। विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, ताकत और रोष के साथ। विद वेपन्स, हथियारों के साथ। एज बेस्ट एज दे कुड, जितना अच्छा वे कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, ताकत और रोष के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। पिक्स ऑन, पिक्स ऑन, ऑप्शन देखते हैं। एडवाइसिस, सलाह देता है। वॉर्न्स सीवरली, मतलब कड़ी चेतावनी देता है। सेलेक्ट्स, चयन। ट्रीट्स बैडली, बुरा बर्ताव करता है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ट्रीट्स बैडली, ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने इडियम और फ्रेजेस देखे? टोटल मैंने यहाँ पे 6 डिस्कस कर लिए और टोटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने थे? 10, ठीक है। दोनों पेपर के अंदर टोटल 6 इडियम फ्रेजेस और 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे हैं, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार ये एमटीएस में नहीं, ये सीजीएल में भी रिपीट होते हैं, सीएचएसएल में भी रिपीट होते हैं, ठीक है। सीजीएल मैंने बताया था, सीजीएल में रिपीट होंगे, सीएचएसएल में रिपीट होंगे, आपके सीपीयू में भी रिपीट होते हैं। मतलब जहाँ पर भी इंग्लिश सेक्शन के अंदर इडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं, कुछ नए नहीं होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम के 4-5 साल के भी कर लिए ना तो मोर देन सफिशेंट है वो, क्योंकि वही हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही हैं। तो आप इसके नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से और मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करें। अगर कुछ वर्ड का मतलब समझ में ना आ रहा है तो गूगल करिए, गूगल में आपको हर भाषा में उसका मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। बार बार उसको आप डेली रिवाइज़ करिए, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर वो बैठ जाएंगे। हाँ, याद नहीं करना है उन्हें, सिर्फ आपको डेली पढ़ना है, उसको मेमोराइज़ करना है। क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे प्रीवियस ईयर के तो आपको लगेगा ये तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। जब ऑप्शन देखेंगे ना तो अपने आप ही वो टिक लग जाएगा, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत होगा, ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं, दिक्कत होती है, आपको मीनिंग पता नहीं चल रहा, तो मैंने क्या है कि वो सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं पहले से, तो मुझे पता लग जाता है कि इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जब बार बार उसको मेमोराइज़ करोगे सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बस एक चीज़ शुरुआत की थोड़ी मेहनत लगती है इनके अंदर, लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये व्यवहार में आ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। इसको आप फॉलो करके देखिए, 30 से 40 दिन फॉलो करके देखिए, आप हैबिट में आ जाएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।